लगता है कि पुतिन भी युद्ध से परेशान हो चुके हैं और उनको भी मोदी शांति रूपी दूध के तौर पर युद्ध नहीं बुद्ध की जरूरत को वो अब महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या इसकी वजह यह है कि पुतिन को लग रहा है कि जंग में रूस हार सकता है, या पुतिन को लग रहा है कि जंग अगर आगे बढ़ी तो रूस को और ज्यादा नुकसान होगा? या पुतिन अब अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो जंग के पक्षधर नहीं है? लेकिन इसके लिए पुतिन ने क्या क्या शर्तें रखी और क्या यूक्रेन उन शर्तों को मान पाएगा, और क्या मोदी उन शर्तों के जरिए युद्ध को रुकवा पाएंगे? क्योंकि इस वक्त पुतिन ही नहीं पूरी दुनिया मोदी की तरफ देख रही है और मोदी की वर्ल्ड लीडर की छवि और तेजी से बढ़ रही है। अब तो पुतिन ने खुद ही कह दिया कि अगर इस युद्ध को रोका जा सकता है तो ये मोदी ही मुमकिन कर सकते हैं। लेकिन क्या सच में मोदी ने इससे पहले परमाणु हमले को भी रोका था? और क्या यूक्रेन भी मोदी की तरफ युद्ध को खत्म करने की उम्मीद के साथ देख रहा है, जिससे उसकी संप्रभुता और यूक्रेन का सम्मान बच जाए? आज हम आपको दिखाएंगे मोदी अब वर्ल्ड लीडर की भूमिका पर टिकी युद्ध समाप्ति की उम्मीद कब तक और कैसे पूरी होगी, और क्या दुनिया में मोदी के अलावा और कोई नहीं जो इस जंग को रोक सकता है? क्या वाकई में वक्त अब युद्ध का नहीं बुद्ध का हो चला है? तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुतिन की नजर में शांति दूत दरअसल कौन कौन है और वो किस किस को ये मान रहा है कि इस जंग को जो समाप्त करा सकते हैं वो कौन कौन से चेहरे हैं। जरा देखिए, सबसे पहले आपको वो चेहरे दिखाते हैं। देखिए जरा, पहला प्रधानमंत्री मोदी जो यकीनन शांति के पक्षधर हैं, और जब उनसे कहा गया कि भारत की नीति गुटनिरपेक्ष की नीति है तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। भारत की नीति शांति के पक्ष में हमेशा रही और भारत गुटनिरपेक्ष नहीं बल्कि शांति के पक्ष में रहा है। इसके अलावा दूसरा चेहरा शी जिनपिंग जो रूस के समर्थक के माने जाते हैं, और यूक्रेन क्या वाकई में इस चेहरे पर भरोसा करेगा, यह एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि शायद अगर शांति समझौते की बात आएगी तो यह चेहरा कम से कम नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा तीसरा चेहरा लुइस इनासियो जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और रूस और यूक्रेन के अच्छे समर्थक हैं, यानी कि दोनों के साथ इनके बेहतरीन रिश्ते हैं। तो मानकर चलिए कि इस चेहरे को आप हटा दीजिए। अगर यहां शांति समझौता किसी दूसरे देश के माध्यम से होगा तो उसमें ये दो चेहरे होंगे, एक प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे लुइस इनासियो। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री मोदी की संभावना ज्यादा है। उसके कारण क्या है ये आपको समझने पड़ेंगे। बीते कुछ सालों के अंदर किस तरीके से रूस और यूक्रेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी लगातार मिलते रहे, जेलेंस्की के साथ, पुतिन के साथ। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि पुतिन की शर्तें क्या हैं। पुतिन अगर युद्ध विराम चाहते हैं तो किन शर्तों के साथ चाहते हैं, क्योंकि इन शर्तों को पूरा किए बिना पुतिन युद्ध विराम करेंगे नहीं, युद्ध खत्म करेंगे नहीं। तो उसमें जो पहली शर्त रखी गई है वो पहली शर्त रखी गई है कि यूक्रेन दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और इसके अलावा जपोरजिया से सैनिक हटा ले। यानी कि ये चारों के चारों जो शहर जो यूक्रेन के हैं, पुतिन कह रहे हैं कि इन यूक्रेन के शहर से ही यूक्रेन अपनी सेना को हटा ले। इसका मतलब ये कि चारों शहर रूस के अंदर शामिल कर लिए जाए। हालांकि रूस ने बाकायदा 2 साल पहले इनको अपने देश के अंदर शामिल करने का ऐलान किया था। लेकिन क्या यूक्रेन इसको मानेगा, यह गंभीर सवाल है और यही सबसे बड़ा रोड़ा है। दूसरी जो शर्त है वो है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, यह वादा किया जाए। इस पर एक बार के लिए माना जा सकता है कि यूक्रेन मान जाएगा कि चलिए ठीक है, हम नेटो के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जो पहली शर्त है वो शर्त यूक्रेन के लिए मानने के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं, क्योंकि इसका मतलब होगा यूक्रेन इस जंग को हार चुका है और जिस हिस्से के अंदर रूस पहुंच गया है वो हिस्सा रूस का हो गया है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये शर्तें ना कोई मान सकता है और ना ही ये शांति समझौते की राह में शर्तें हो सकती है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ उम्मीद के साथ देखा जा रहा है। उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है
उसको समझने के लिए आपको तस्वीरें देखनी पड़ेंगी और उन तस्वीरों के अंदर आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से रूस और यूक्रेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी लगातार टच में रहे, उनके नेताओं से मुलाकात की। सबसे पहले जरा देखिए किस तरीके से जेलेंस्की के साथ बीते 4 साल में 4 मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। सबसे पहले 2 नवंबर 2021 COP 2021 ग्लासगो के अंदर जो मीटिंग, उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी 20 मई 2023, ये वो दौर था जब यूक्रेन जंग के मैदान में पहुंच चुका था। G7 समिट थी हिरोशिमा के अंदर, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपको अजीत डोभाल भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तीसरी तस्वीर 14 जून 2024 की, इसी साल की G7 समिट इटली के अंदर। इस दौरान भी एक उम्मीद जगी थी कि क्या वाकई में यूक्रेन जंग के मैदान से बाहर की तरफ आते हुए शांति की राह पर चलेगा। लेकिन इसके अलावा एक और तस्वीर 23 अगस्त 2024 बीते महीने की है, कीव यूक्रेन की, जब प्रधानमंत्री एक बिग ब्रदर की भूमिका में यूक्रेन के जेलेंस्की के साथ नजर आए थे और शायद यहां से भी एक उम्मीद बंधी थी कि शायद यूक्रेन को समझाया जाए कि आपका भला किसमें है, बुरा किसमें है। जंग के मैदान से कभी फायदा नहीं होता, कौमें बर्बाद होती हैं, देश बर्बाद होता है और उभरने में कई दशक लग जाते हैं। क्या यहीं से उस शांति की स्थापना की बात की जा रही है जो दरअसल की है? और पुतिन कह रहे हैं, पुतिन इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाने से पहले रूस होकर आए थे, तो पुतिन से कब कब मुलाकात हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी की, इस पर भी एक नजर डालते हैं। इसको भी जरा देखिए कि कब कब मुलाकातें हुई हैं। अगर सबसे पहले अगर बात की जाए तो जून 2019 भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के अंदर दोनों नेता मिले थे। इसके बाद सितंबर 2022 SCO समिट के दौरान दोनों नेता मिले। इसके बाद अगर बात की जाए तो जुलाई 2024 प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई और इस दौरान भी शांति समझौते की बात हुई थी। और यहां से प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश भी दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया था कि यह दौर युद्ध का नहीं, बुद्ध का है। तो क्या वाकई में बुद्ध के इस दौर में युद्ध की समाप्ति के लिए शांति दूत के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी सामने आएंगे? क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों को ही प्रधानमंत्री पर भरोसा है और सिर्फ दोनों को नहीं, दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो न्यूज है, जो वहां की मीडिया हाउसेस हैं, उनके हवाले से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में लिखा कि मोदी परमाणु हमला भी रुकवा चुके हैं। यानी कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने रुकवा दिया। 2022 में रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाला था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का पूरा प्रशासन इसको लेकर परेशान था। उस समय अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और तब जाकर परमाणु हमला टला था, वरना पुतिन परमाणु हमले की तैयारी कर चुके थे, ऐसा कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात SCO की बैठक में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। इस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। उस समय यह बात दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियां बनी थी। अमेरिकी अखबारों ने भी इसे प्रमुखता से छापा था और अब CNN की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बड़ी तबाही से बचाया है। CNN के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप से पुतिन ने 2022 में यूक्रेन पर परमाणु मिसाइल से हमला करने की अपनी योजना छोड़ दी थी। दरअसल यह है मोदी की ताकत, जिस पर फिर से दुनिया की नजरें आकर टिक गई। हालांकि दुनिया के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग दौर में प्रधानमंत्री मोदी का लोहा मान चुके हैं, भारत का लोहा मान चुके हैं। तो जरा एक बार यह भी देखिए कि आज जो पूरी दुनिया यह कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ही वर्ल्ड के लीडर हैं और वो ही यूक्रेन और रूस के बीच की जंग को रुकवा सकते हैं। दुनिया के अलग अलग लीडर अलग अलग वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कुछ कहते नजर आए, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मोदी ही मुमकिन कर सकते हैं काफी चीजों को। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बानीज वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बॉस है। इसके अलावा जरा देखिए ये तस्वीर है पापुआ न्यू गिनी के
प्रधानमंत्री जेम्स मारापे की, वो प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को विश्व गुरु कहते हैं। आगे बढ़िए जरा, देखिए अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में मोदी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ मांगा। ये बताता है कि वर्ल्ड की पावर प्रधानमंत्री मोदी से कितनी प्रभावित और कितना असर वैश्विक तौर पर। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। मेरी वहां पर लगा भारत का कोरोना टीका, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद। ये कोरोना काल के दौरान जो भारत में पूरे वैश्विक स्तर पर कोरोना वैक्सीन का वितरण किया, उसके बाद तो वाकई में विश्व गुरु की जो भूमिका भारत की थी वो और ज्यादा मजबूत होती नजर आई और ये सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ। आगे चलिए जरा, टेड्रोस जो कि WHO के चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से 60 से ज्यादा देशों में टीकाकरण संभव हुआ और फास्टेस्ट अंदाज में, स्पीड के साथ भारत ने दुनिया को बचाने का उस जोर में काम किया था। इसके आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना रहा ही नहीं जा सकता। इसके अलावा कुछ और हम आपको वैश्विक लीडर्स के बयान प्रधानमंत्री मोदी के भारत के बारे में बताते हैं। देखिए, डेविड कैमरन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। भारत भाग्यशाली कि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। और अंतिम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तस्वीर जरा देखिए, ये है भिकू संगसेना, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के अध्यक्ष हैं। वो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी एक वैश्विक शांति दूत के रूप में उभरे हैं। तो क्या वाकई में इस वक्त उसी शांति दूत की रूस और यूक्रेन को जरूरत है? और क्या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इसीलिए दुनिया देख रही है कि दुनिया मान चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी एक वर्ल्ड लीडर है और भारत इस वक्त दुनिया को एक रास्ता दिखाने की दिशा में है। लेकिन इसके अलावा क्या वाकई में रूस भारत से शांति समझौता मांग रहा है? इसको लेकर एक और टिप्पणी, क्योंकि रूस के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर बयान दिया। जंग के समाधान की दिशा में किया गया व्यवहारिक प्रयास इसको बताया था जब वो यूक्रेन की यात्रा पर थे। रूसी विदेश विभाग ने भारत को एक प्रभावशाली वर्ल्ड पावर बताया जो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अपनी विदेश नीति बनाता है। रूस ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन के मुद्दे पर अपने भारतीय दोस्त के साथ बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है और शायद ये बातचीत अब आगे बढ़ चली है। इतनी आगे बढ़ चली है कि शायद अब युद्ध विराम की तरफ, शांति के संदेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखा जा रहा है। और उसके पीछे के और बड़े कारण, दरअसल जिस तरीके से हर दिन नरसंहार हो रहा है, नरसंहार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सैनिक तो मर ही रहे हैं, वहां बेगुनाह जो वहां के सिविलियंस हैं वो भी इस जंग की आग में राख हो रहे हैं और जख्म धीरे धीरे दोनों देशों के इतने गहरे होते जा रहे हैं कि शायद सदियां लग जाएं उनको पूरा करने में, उनको भरने में, क्योंकि परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, शहर के शहर तबाह हो गए। ना जाने कितनों ने अपने बच्चों को खो दिया, कितनों ने अपने पिता को खो दिया, कितनों ने अपने परिवारों को खो दिया। तो जरा देखिए, युद्ध में यूक्रेन के गहरे जख्म कितने ज्यादा गहराई हो चले हैं और कितना ज्यादा नुकसान उसको अभी तक हो चला है। एक मोटे मोटे आंकड़े पर अगर नजर डालें तो 70,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, 3 लाख सैनिक घायल हैं, 10,000 नागरिकों की सिविलियंस की मौत हो चुकी है, 65 लाख नागरिकों ने देश छोड़ दिया है और यूक्रेन के अंदर ही जो विस्थापित हो गए हैं वो 37 लाख हैं। आप सोचिए, शहरों को बनाने में सदियां निकल जाती है और बर्बाद करने के लिए कुछ साल काफी है और जंग के मैदान में अक्सर यही होता है। तो ये जो शांति का संदेश है, ये जो जंग की समाप्ति है, ये जो युद्ध से बुद्ध की दिशा में बढ़ना है, वो दरअसल इतने ज्यादा नुकसान के साथ हुआ कि शायद अगर इससे पहले हो जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन को ही नुकसान हुआ है। यूक्रेन का जो जनरल स्टाफ है वो रूस को लेकर दावा करता है, क्योंकि रूस की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़ा कभी आया नहीं कि इस जंग के मैदान में कितनी बर्बादी अभी तक रूस के अंदर हुई है। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आंकड़ा जो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, उसमें बताया गया कि
रूस के टैंक्स 8,522 बर्बाद कर दिए गए। बख्तरबंद गाड़ियां 16,542 बर्बाद कर दी गई। आर्टिलरी सिस्टम 17,216 बर्बाद कर दिए गए, जबकि 1166 रॉकेट सिस्टम बर्बाद कर दिए। एयर डिफेंस सिस्टम 928 बर्बाद कर दिए गए, जबकि 367 हवाई जहाज जो रूस के हैं वो यूक्रेन ने इस जंग में नेस्तनाबूद कर दिए। 328 हेलीकॉप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गए, जबकि 13,902 ड्रोन्स बर्बाद कर दिए गए। 28 जहाज बर्बाद हो गए, एक सबमरीन बर्बाद हो गई, और रूसी सैनिकों की जो मौत का आंकड़ा यूक्रेन की तरफ से दिया गया, यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। यह आंकड़ा है दरअसल 6,03,010 लोगों का। क्या यही वो आंकड़ा है जिसने पुतिन को विचलित कर दिया है? क्या यही वो आंकड़ा है जिसने पुतिन को शायद समझा दिया है कि रूस के अंदर बगावत चल रही है, सिविलियंस नाराज हैं, और अगर अब उनको कंट्रोल करना है तो फिर इस जंग को कंट्रोल करना होगा, या फिर रूस अपनी छवि को सुधारना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि यूक्रेन के लिए भी इस जंग में अब वापस पैर लौटना आसान नहीं, और इसलिए वैश्विक पटल पर यह कह दिया गया कि रूस शांति के लिए तैयार है, लेकिन जो शर्तें रखी गई वो शर्तें कुछ ऐसी जिनके साथ कभी भी यूक्रेन जा नहीं सकता। तो क्या एक ऐसा मसौदा कभी हो सकता है जिस पर रूस मान जाए, यूक्रेन मान जाए? और सवाल वही कि क्या इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनकी भूमिका बड़ी रहेगी, क्योंकि दोनों ही देश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं, और दुनिया भी इस वक्त भारत की तरफ ही देख रही है। लेकिन 2.5 साल में रूस और यूक्रेन की जंग कहां तक पहुंच चुकी है, और अभी नहीं रुकी तो कहां तक पहुंच जाएगी, इसको भी समझने की जरूरत है। तो जरा देखिए, अगर एक मोटा मोटा आंकड़ा देखें तो जंग कब शुरू हुई? जंग शुरू हुई 24 फरवरी 2022 को। यूक्रेन को जख्म कितने मिले? 10,000 मौतें, 18,500 घायल। यूक्रेन का दावा है कि रूस 3.92 लाख सैनिक गंवा चुका है। अब इस आंकड़े को गौर कीजिए, क्योंकि यह आंकड़ा बता रहा है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा रूस के सिविलियंस की जान गई, क्योंकि कुल आंकड़ा जो यूक्रेन की तरफ से दिया गया वो रूस में 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान का दिया गया। अगर उसमें लगभग 3,92,000 सैनिक है तो बाकी सिविलियंस, और यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। हालांकि रूस की तरफ से मौतों का आंकड़ा कभी साझा नहीं किया गया। इस बीच अमेरिका ने रूस की 500 रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके कुर्स्क इलाके पर कब्जा कर लिया, और तभी से यूक्रेन लगातार रूस पर हमलावर है। 20 दिनों में यूक्रेन के हमले में रूस के 31 नागरिकों की जान जा चुकी है। हम इसमें सैनिक नहीं काउंट कर रहे, और यह आंकड़ा भी यूक्रेन की तरफ से दिया गया। इसमें कहा गया कि 31 सिविलियंस मारे जा चुके हैं। हालांकि दूसरी तरफ यूक्रेन यह भी मान रहा है कि हाल ही में जो अटैक रूस की तरफ से यूक्रेन में किया गया वो इस जंग का सबसे बड़ा अटैक था, और उसमें कई बच्चों के साथ दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जान गई। लेकिन क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी भारत उस दिशा में बढ़ रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन के दौरे से वापस आए उसके बाद जंग और ज्यादा तेज होती नजर आई। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या इसका मतलब यह कि दोनों देशों को पता था कि शांति की राह पर हमें आगे बढ़ना है, इसलिए जैसे कहते हैं ना, दिया बुझने से पहले जोर से फड़फड़ाता है। तो क्या जंग उसी तरीके से थी कि शांति समझौते पर जाने से पहले जितना हो सके दुश्मन देश को बर्बाद कर दिया जाए? हालांकि अभी भी दूर दूर तक यह नजर नहीं आ रहा कि शांति स्थापित होगी। युद्ध नहीं, बुद्ध की राह होगी, क्योंकि रूस जिस तरीके की शर्तें लगा रहा है उन शर्तों को मानना यूक्रेन के लिए किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं। वो अपने 4 शहरों को रूस को नहीं दे सकता, और अगर यह शर्त होगी तो यूक्रेन भी शर्त देगा कि कुर्स्क तक यूक्रेन की सेना घुस चुकी है, तो क्या रूस उस इलाके को यूक्रेन को देगा? यह संभव ही नहीं। तो चलिए आपको अंत में बताते हैं कि रूसी कब्जे में जो 6 यूक्रेनी शहर हैं वो शहर कौन कौन से हैं। चलते चलते इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जपोर्जिया है जिसका हमने आपको बताया, मोलिटोपोल है, इसके अलावा मारियुपोल है, डोनेत्स्क है, लुहांस्क है,
इसके अलावा क्रीमिया है और सेवेरोडोनेस्क है। ये दरअसल वो यूक्रेन के शहर हैं जो इस वक्त रूस के कब्जे में है और इन शहरों को छोड़ना यूक्रेन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और शांति के समझौते में यह संभव ही नहीं कि यूक्रेन कह दे कि इन 6 शहरों को रूस अपने साथ मिला ले और बाकी हिस्से पर यूक्रेन की सरकार शासन करेगी। संभावना ना के बराबर। तो क्या पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को सुधारने के लिए यह बताने के लिए वो शांति की तरफ बढ़ सकते हैं बशर्ते उनकी शर्तों को मान लिया जाए, वो शर्तें जो लगभग असंभव है। तो क्या शांति का समझौता हो सकता है? समझौते में मुख्य बिंदु हो सकता है सबसे पहले कि दोनों एक दूसरे के इलाके से अपनी सेना को वापस ले, दूसरा दोनों एक दूसरे के युद्ध बंदी को वापस लौटाए, तीसरा जंग से पहले जो दोनों देशों की सीमाएं थी उन सीमाओं को स्वीकार किया जाए, चौथा रूस क्योंकि बिग ब्रदर है इसमें, यूक्रेन में जो बर्बादी हुई, जो शहर बर्बाद हुए, उन शहरों को वापस बसाने में रूस हेल्प करे। इसके अलावा यूक्रेन ये मान ले कि वो नेटो का सदस्य नहीं होगा, अमेरिका इस जिद छोड़ दे कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाना है और इसके अलावा यूक्रेन में एक ऐसी सरकार चले जो रूस के खिलाफ ना हो, रूस के साथ मिलकर काम करे। ये शायद वो बिंदु हो सकते हैं जिसके साथ समझौता हो सकता है, लेकिन समझौता रूस और यूक्रेन को करना है। जब तक वो एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, जो मर चुके हैं उनके शवों को नहीं देखेंगे और जो इस वक्त जिंदा और बर्बादी की कगार पर उनकी आंखों के आंसुओं को नहीं समझेंगे, तब तक यह समझौता होगा नहीं। लेकिन दुनिया मोदी की तरफ देख रही है एक वैश्विक लीडर के तौर पर, तो उम्मीद कीजिए कि दोनों नेताओं को एक टेबल पर लाने में प्रधानमंत्री मोदी और भारत एक सराहनीय पहल करेगा और एक ऐसा समझौता तैयार हो जो दुनिया को शांति के पथ पर लेकर जाए, बुद्ध के रास्ते पर लेकर जाए, युद्ध के रास्ते पर नहीं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना है। नमस्कार।